देश मेरे गाँव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गाँव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आयोजन समिति के कुछ और सदस्यों के सहयोग से और विशेष रूप से नई दुनिया बिलासपुर जो हमारे मीडिया पार्टनर हैं, इन सभी के सहयोग से कलम बिलासपुर का आयोजन किया जाता है। मुझे ध्यान आ रहा है कि लगभग 20 सत्र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उससे ज़्यादा के सत्र यहाँ पर आयोजित हो चुके हैं और पिछले तमाम सत्रों में एक से बढ़कर एक लेखक, साहित्यकार, कवि यहाँ पर पधारे हैं। साहित्य के साथ आमतौर पर ये बात हमेशा की जाती है कि कौन लिखता है, किस तरह का लिखता है और ख़ास तौर पर किस विंग वाले हैं, लेफ्ट हैं, राइट हैं, कैसा है। कलम एक ऐसा मंच है जिसमें किसी वाद को आज तक उसने अपनी ओर से प्राथमिकता नहीं दी है, सिर्फ संवाद को प्राथमिकता दी है। लेखक और पाठक के बीच एक ऐसा उपयुक्त मंच तैयार हो जहां पर सार्थक संवाद किया जा सके, इस प्रयास से इसका आयोजन किया जाता है। देश के और भी विभिन्न 20 शहरों में इसका आयोजन होता है। रायपुर में पिछले 9 साढ़े 9 सालों से हो रहा है और मुझे लगता है कि बिलासपुर में 4 साढ़े 4 साल तो हो गए हैं, कोविड से 2 साल पहले और उसके बाद की अभी स्थितियाँ। और हमें बहुत खुशी है कि जब भी हमने बिलासपुर में ये आयोजन किया, सदैव बिलासपुर के सभी सुधी पाठकों का, साहित्य प्रेमियों का बहुत सुंदर सहयोग मिला है और आप सभी के इस प्रेम ने इसे तमाम ऐसी साहित्यिक आयोजन जो होते हैं उनसे अलग, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सार्थक हो पाने में जो इसकी पहचान बनी है, उसमें आप सबका बहुत ही अमूल्य योगदान है। हम जानते हैं कि जब हम ऐसा आयोजन करते हैं और आमतौर पर साहित्यिक आयोजनों को लेकर के जो सभी की मानसिकताएं हैं उसमें हम सही या गलत या हम बेहतर कोई और कम, ऐसा कोई संवाद, इस तरीके की कोई भावना नहीं है, लेकिन आमतौर पर एक दूसरे तरीके से उसे देखा जाता है। और जब कलम का आयोजन होता है तो बहुत स्तर पर हम समय से शुरू करना, समय बेखत्म करना, निर्धारित सीट्स की संख्या रखना, निर्धारित अतिथियों को ही बुलाना, जिनसे पहले से कंफर्म है वही गेस्ट लिस्ट तैयार करना, ये सब ऐसे प्रयास हैं जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि जब इतनी दूर से ट्रैवल करके कोई लेखक आते हैं और अपना बहुत महत्वपूर्ण समय अपने पाठकों के बीच दे रहे हैं, तो किसी इस तरीके की संगोष्ठी की तरह ना बदल जाए जिसमें पिछली बेंच में जो बात हो रही होती है उससे लेखक की आवाज़ तक कोई उसको समझना नहीं है या यहाँ का जो संदेश है वो वहाँ नहीं जाना है। हम एक कोजी इन्वायरमेंट तैयार करना चाहते हैं और वहाँ पर ये बातचीत हो। और इसीलिए प्रभा केतान फाउंडेशन एक ऐसी संस्था जो कि देश भर में अनेक सामाजिक उत्थान के अनेक कार्य कर रही है, उनकी ये पहल है। लगभग 9 साढ़े 9 साल पहले उन्होंने जब ये शुरुआत की और रायपुर, जयपुर, पटना से ये शुरुआत हुई थी और अब देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहा है इसका आयोजन। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कलम और हिंदी साहित्य पर ये संस्था काम करती है, जबकि कला, साहित्य, महिला उत्थान के क्षेत्र में लगातार प्रभा केतान फाउंडेशन बहुत ही सक्रिय अपना योगदान दे रही है और देश में भूमिका निभा रही है अपनी। अभिकल्प फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के नज़दीक आरंग में गरीब बच्चों के लिए विद्यालय का संचालन कर रही है। साहित्यिक और ग्रामीण विकास के लिए अपनी ओर से वॉलेंटियर्स के बेस्ड में कुछ कार्य करने का, सामाजिक उत्थान करने का प्रयास कर रही है। नई दुनिया हमारे मीडिया पार्टनर हैं जो कि इस पूरे प्रोग्राम के हमारे मीडिया सहयोगी हैं, उनका लगातार हमें विशेष सहयोग मिलता है और कल इस पूरे कार्यक्रम की कवरेज आपको नई दुनिया के अखबार में आपको देखने को मिलेगा। एहसास वुमन प्रभा केतान फाउंडेशन के एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें समाज की सशक्त महिलाएं जो एक वॉलंटियर के रूप में इससे जुड़ती हैं और लगातार अपने सक्रिय रचनात्मक कार्यों से समाज में नई छाप छोड़ रही हैं, ऐसी महिलाओं का समूह है। और हमें बहुत खुशी है कि डॉक्टर गरिमा तिवारी पिछले कई वर्षों से यहाँ पर एहसास वुमन के रूप में कार्य कर रही हैं और कलम के प्रभा केतान फाउंडेशन के जितने भी आयोजन यहाँ पर होते हैं उन्हें वही लीड कर रही हैं। वो अभिकल्प फाउंडेशन की भी सदस्य हैं। और अब इस परिचय के साथ मैं आज के लेखक अजय ब्रह्मात्मज जी का एक संक्षिप्त परिचय और उनसे बातचीत गरिमा करने वाली हैं, उनका एक छोटा सा परिचय आपके बीच में पढ़ूंगा और फिर हम अपने मेहमान लेखक और सूत्रधार को मंच पर आमंत्रित करेंगे और उनकी चर्चा हम सुनेंगे।
अजय ब्रह्मात्मज। फिल्म समीक्षा और पत्रकारिता के परिचित नाम अजय ब्रह्मात्मज ने लोकप्रिय सिनेमा पर पिछले 3 दशकों से वे लगातार लिख रहे हैं। मुख्य धारा की पत्र पत्रिकाओं में फिल्म कवरेज को उन्होंने खास पहचान दी है। वे इस समय के चर्चित और पठित फिल्म लेखक और टिप्पणीकार हैं। लोकप्रिय फिल्मों से परहेज न करते हुए उन्होंने उसे हिंदी समाज के एक दर्शक के तौर पर देखने समझने के साथ उन पर लिखा और बोला। फिल्म और फिल्मी हस्तियों पर उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ आम पाठकों के लिए लिखा। अपनी अंतरंग और विस्तृत इंटरव्यू के ज़रिए उन्होंने फिल्मी हस्तियों के संघर्ष और उपलब्धियों को सही संदर्भों के साथ पेश किया। सक्रिय फिल्म पत्रकारिता से सेवानिवृत्त होने के बाद वे इन दिनों पुस्तक लेखन में व्यस्त हैं। उनकी विशेष रुचि आज़ादी के पहले की फिल्मों में है। वे आज़ादी के पहले की हिंदी फिल्मों के 3 निर्माण केंद्रों कोलकाता, लाहौर और मुंबई के योगदान पर शोध कर रहे हैं। यूट्यूब पर उनके चैनल सिनेमा हॉल की विशेष पहचान है। हिंदी फिल्मों से संबंधित विचार विमर्श में भाग लेने के साथ वे अनेक फिल्म फेस्टिवल के जूरी सदस्य रहे हैं और वे फिल्म समीक्षकों के संगठन फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड के सदस्य भी हैं। हमें बहुत खुशी है अजय सर कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आज बिलासपुर की इस धरती में आप यहाँ पर पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अजय जी के साथ बातचीत डॉक्टर गरिमा तिवारी करेंगी। डॉक्टर गरिमा तिवारी का संक्षिप्त परिचय। पेशे से वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। लोगों के जोड़ों में और हड्डियों में अगर दर्द हो जाए तो फिर उसके निवारण का केंद्र वो बनती हैं। लेकिन डॉक्टरों का या रचनाकार और जो अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं उनके जब साहित्य की तरफ रुचि आती है तो वो गरिमा तिवारी होते हैं। अपने प्रोफेशन के साथ, अपने 2 बच्चों की परवरिश के साथ में डॉक्टर गरिमा लगातार कलम के साथ और अबिकल फाउंडेशन की तमाम गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं और एहसास वुमन के रूप में वो यहाँ पर बहुत ही सक्रिय भागीदारी अपनी यहाँ पर निभा रही हैं। आज हमें बहुत खुशी है कि इस पूरे संवाद में बातचीत की जिम्मेदारी गरिमा के कंधों पर है और तालियों के साथ अब हम आमंत्रित करते हैं आप अजय ब्रह्मात्मज जी को और साथ ही साथ गरिमा तिवारी जी को कि आप प्लीज़ मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें और उसके बाद अब हम बातचीत की आगे बढ़ाएंगे। आइए सर। ये आप पहली बार आए हुए हैं? पहली बार आए हैं जी। अजय जी जाने माने फिल्म समीक्षक हैं जैसा कि हमने जाना और अभी आज इस सत्र में हम बात करेंगे उनकी किताब इरफान के बारे में। इरफान खान और अजय जी का काफ़ी गहरा रिश्ता रहा हुआ है, तो इस सत्र में इस अनूठी रचना के बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अजय जी के बारे में, उनके फिल्म यात्रा के बारे में, इंडस्ट्री के यात्राओं के बारे में, पुस्तक की लेखकी यात्रा के बारे में हम जानें। और जैसा कि मैंने जितना जाना है, अजय जी मूलतः बिहार के हैं। इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो JNU से हुई है और इनके घर में 2 बेटियां हैं। जो मैम हैं वो भी आर्टिस्ट हैं और काफ़ी बड़ी लेखक हैं, विभा जी हैं मैम। तो ये सब के बाद में अब हम ये जानना चाहेंगे कि मैंने देखा है कि आपने चाइना में भी कुछ वर्ष काम किया, वहाँ पे भी आप थे। तो चाइना से इंडिया आना, इंडिया से आप मुंबई गए, ये दौर कैसा रहा? आपने मतलब कैसे रुख किया फिल्म इंडस्ट्री की ओर? तो JNU में पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, ख़त्म नहीं चल रही थी पढ़ाई, और उसके बाद ऐसा कुछ संयोग बना कि मैं चीन गया। उसके डिटेल में न जाते हुए 5 साल में चीन में रहा। गया 1 साल के लिए था, 5 साल रह गया और फिर जैसा होता है आम पारिवारिक संबंधों में पति पत्नी के बीच अगर लंबा ये दूरी वाला संबंध हो तो वो फिर उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और मुझे भी लगा, और विवाह बहुत ही इंडिविजुअल, बहुत ही कैरियरिस्ट और फेमिनिस्ट और हर तरह की महिलाएं हैं। तो इस बात के लिए मैंने भी नहीं सोचा, उन्होंने भी नहीं सोचा कि वो जॉब छोड़ के मेरे साथ आ जाएं। तो और मेरा 5 साल हो चुका था, मन लगभग पूरा हो चुका था वहाँ पे। मैंने कहा कि चलो इंडिया चलते हैं। मेरे पास जब मैं भारत लौट रहा था तो मेरे पास कोई स्पष्ट वो नहीं था, सड़क नहीं थी या कोई राह नहीं थी कि क्या करूँगा मैं, क्या करना है मुझे। लिखने पढ़ने का शौक़ था जो मैं कर रहा था वहाँ पे।
तो यही सोच करके मुंबई आया कि चलो मुंबई चलते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। और यहाँ आकर के फिर पत्रकारिता हमने शुरू की। शुरू के दिनों में फ्रीलांसिंग करता रहा मैं, और मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरी दूसरी बेटी की पैदाइश उसके बाद हो गई थी, और उसकी परवरिश और उन चीज़ों के लिए, चूँकि पत्नी एक परमानेंट जॉब में थी, अच्छे जॉब में थी, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ और वर्क फ्रॉम होम करता हूँ मैं। तो इस तरीके से वो सिलसिला चला। जब बेटी मेरी 9 साल की हो गई, लगभग 8 साल 9 साल की, तब फिर मैंने नौकरी कर ली। तो परमानेंट जॉब जैसा जो कहते हैं वो 40 साल की उम्र में मैंने की है। उसके पहले तक मैं ऐसे ही चल रहा था। जी। इसी बीच आपसे जानना चाहेंगे सर कि इरफान, ये बुक आपने, इसका लेखकी दौर कैसा रहा? कैसे आपको लगा कि इरफान खान के ऊपर ही लिखनी चाहिए? ये इतनी अनूठी और मार्मिक पुस्तक है, मैं बस कुछ ही इसके पढ़ पाई हूँ, अभी पूरी नहीं पढ़ पाई हूँ। तो इसमें आपके उनके यादों के संस्मरण हैं छोटे छोटे, और तमाम फिल्म इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत लोगों के भी कुछ संस्मरण हैं। तो कैसे आपने सोचा कि इरफान जी के ऊपर ही लिखनी है, और क्यों आपको ये ख्याल आया? नहीं, ऐसा सोचा नहीं था कि मैंने इरफान पर किताब करनी है और उसके हिसाब से चीज़ें प्लान की। मैं पिछले 25-30 सालों से लिख रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों से मिल रहा हूँ, दूसरी हस्तियों से मिलता रहता हूँ, और मेरी एक आदत रही है कि जब भी जो काम करता हूँ उसको सुरक्षित रखता हूँ अपने पास। मेरा एक सहयोगी था, वो भी इस काम में मेरा साथ देता था। तो पिछले 30 सालों में लगभग कह सकते हैं कि 20 सालों में जितना काम मैंने किया है वो सब कुछ मेरे पास है। ऑडियो कैसेट में है, अब डिजिटल फॉर्म में है थोड़ा बहुत, और लिखा हुआ भी है, अखबारों में छपा हुआ भी है। तो वो सब कुछ मैंने संग्रह करके रखा हुआ है। इरफान से परिचय तो मेरा बहुत पुराना रहा, दोस्ती रही। हमेशा मुझे भैया कहते थे वो, और कभी नाम से संबोधित नहीं किया उन्होंने ऐसा। जाहिर सी बात, जब शुरू में परिचय हुआ था तब वो इरफान नहीं थे जो हम सब लोग आज जानते हैं। लेकिन बाद में जब वो इरफान बन गए, उसके बाद भी देखा कि उनमें कोई बदलाव मुझे लेकर के नहीं आया था। बाकी दुनिया का मैं नहीं जानता। तो मुझे कई सारे ऐसे प्रसंग याद हैं कि मैं विदेशों में किसी शोज में, किसी इवेंट में उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई, या उन्होंने देख लिया तो ये कहते हुए कि अरे आप भी आए हुए हैं, जब भी आप, दूर से चिल्ला के कहा। तो होता क्या था कि ये आपको भी खुशी देता था कि आपको इतना पॉपुलर कलाकार पहचान रहा है वहाँ से। हालांकि नहीं पहचानते तो मैं नाराज़ हो जाता बाद में लेकिन उस पहचान की वजह से क्या होता था कि आप मान लीजिए एम्स्टर्डम में हैं, आप मान लीजिए लंदन में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, और आप तमाम पत्रकारों की भीड़ में खड़े हैं, जो पत्रकारों की स्थिति होती है, वही जॉब है उनका, मैं उसको बुरा नहीं मानता। तो आप पत्रकारों की जमात में खड़े हैं, अचानक एक आदमी ने कहा अरे भैया कैसे हैं आप, तो आपका तमाम उनके बीच में कॉलर थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है आपका। और फिर उसके बाद लोग जानने की कोशिश करते हैं, हाउ डू यू, विदेशी लोग, देसी लोग तो जानते हैं क्या मेरा परिचय है, तो विदेशी लोगों का होता था ओ हाउ डू यू नो हिम, कैसे हैं, क्या हम मिल सकते हैं, क्या बात हो सकती है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती थी। जब इरफान बीमार पड़े उसके बाद से भी मेरा एक बार मन हुआ था कि मैं लंदन जाऊं मिलने के लिए। लंदन में इलाज चल रहा था इनका, और लंदन से उन्होंने एक बहुत ही भावुक पत्र मुझे भेजा था जो मीडिया में ही शेयर करने के लिए था। उन्होंने इसी आशीष से भेजा था कि आपके ज़रिए ये मीडिया में चला जाए तो एक साथ सबको मालूम हो जाएगा कि मुझे क्या बीमारी है और मैं किस स्थिति में हूँ। तो उसकी वजह से भी लोगों ने जाना कि मैं कुछ ज़्यादा करीब हूँ उनके। और लंदन में जब भी बीमार, मैं नहीं जा सका किसी और वजह से, जिसमें एक बड़ा कारण आर्थिक भी था जिसकी वजह से नहीं जा सका मैं। और लेकिन वहाँ से भी मेरा पत्राचार नहीं आता, सोशल मीडिया है तो उसके ज़रिए हमारी बातचीत होती रही। उनके वॉइस नोट मुझे आ जाते थे कभी कभी, और मैं कभी उनको चिढ़ाने के लिए, उनका मूड बदलने के लिए उनकी बुरी फिल्मों की तस्वीरें भेज देता था। अच्छा। जिनकी आमतौर पर चर्चा नहीं होती है, और पूछता था उनसे कि ये किरदार कौन सा है, मतलब ये कौन सी फिल्म आपको याद है क्या। तो ना उनको सिर्फ फिल्म याद रहती थी, उनको अपने किरदार का नाम भी याद था। ऐसा मैंने कई बार देखा, और उसको लेके भी उतनी ही
तल्लीनता के साथ वो याद करते थे कि हाँ वो कैसी फिल्म थी, क्या था, इसमें बातें होती थी। और मेरा पूरा ये था कि उनका मूड थोड़ा सा चेंज हो और कुछ उल्टी सीधी मतलब बात करें हम लोग। और जैसे एक बार मैंने पुरानी तस्वीर भेजी उनको, जो मैं शुरू के दिन में फ़ोटोग्राफर भी था, मैं नहीं खिंचाता, तो एक कमरे के घर में वो रहते थे जब शुरू में आए थे। उसी कमरे में किचन भी था, उसी कमरे में बिस्तर भी था, उसी कमरे में अलमारी भी थी, सब कुछ था। उनके मामा ने उनको दे रखा था एक कमरा जो सरकारी क्वार्टर्स होते हैं उसमें, वहाँ की वो तस्वीर थी। तो वो तस्वीर मैंने भेजी उनको, उन्होंने पूछा याद है आपको? तो कहा हाँ बिल्कुल याद है, ये 10 बाई 10 का वो कमरा है जहाँ मैंने शुरुआत की थी, और भैया अब मुझे लगता है मैं फिर से 10 बाई 10 के कमरे में हूँ। और मुझे लगा कि ये जितना विस्तार मैंने अपने रहने का किया सब फजूल था। और मैं ज़मीन पे सो रहा हूँ, मेरे पास एक झोला है, थैला है जिसमें कुछ किताबें हैं, और मैं बड़े सुकून से हूँ। तो पूरी जर्नी जिसको कहते हैं 10 बाई 10 से शुरू होकर के फिर 10 बाई 10 में पहुँचना, और इसमें भौतिक सुविधाओं के प्रति एक विरक्ति, वो बीमारी की वजह से आई या उनको ये एहसास हुआ कि ये सब है। और इस एहसास बीमारी से पहले भी मैंने देखा उनमें भौतिक चीज़ों को लोभ नहीं था उनका। जैसे एक बार मुझे याद है कि सेल्स मैन आया हुआ था उनके पास गाड़ी बेचने के लिए, मर्सिडीज़ उनको लेनी थी। तो मर्सिडीज़ के बारे में बता रहा था कि मर्सिडीज़ की ये वाली सीरीज़ लीजिए, ये फलाने एक्टर ने ली है, वो फलाने एक्टर ने ली है। उन्होंने कहा यार मुझे इससे नहीं मतलब कि कौन सी सीरीज़ है, क्या है, नहीं है, मुझे एक ऐसी गाड़ी दो जिसमें मेरे परिवार के पूरे सदस्य बैठ जाएं और हम कहीं पिकनिक पे जा सकें और पिकनिक से सुरक्षित आ सकें। बस मुझे एक ऐसी गाड़ी दे दो। किस सीरीज़ की है, क्या है, एस है, डी, मुझे खैर नाम भी नहीं मालूम। तो मैंने पूछा, मैं बैठा हुआ था, मैंने उसके जाने के बाद मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको भी एक अगर पैसे हैं तो ऐसी गाड़ी लेनी चाहिए जो औरों के पास है, एक दिखावा नहीं लेकिन एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, गाड़ी पे क्या पैसे खर्च करना, गाड़ी तो बेसिक ज़रूरत है, बेसिक चीज़ें पूरी हो जाएं। अगर मेरे पास पैसे हैं और बचे रहेंगे तो मैं भाइयों को दे दूंगा, उनको ज़रूरत है, बहन को दे दूंगा, उनको ज़रूरत है, दोस्तों को दूंगा, उनको ज़रूरत है, तो गाड़ी में क्यों खर्च करूं मैं। और एक दूसरी बात बताऊं कि जैसे उनको इस बात का बहुत दुख था कि मेरे बच्चे आम लोगों से नहीं मिलते हैं, और चूँकि वो बहुत ही एक सुरक्षित माहौल में रह रहे हैं, समृद्ध संपन्न माहौल में रह रहे हैं, तो आम लोगों से उनका रिश्ता नहीं बन पा रहा है। तो एक बार उन्होंने अपने जो उनके बॉय थे या उनके जो सहयोगी थे उनसे कहा कि मेरे बेटे को बेस्ट की बसों में घुमा के लाओ, जो सिटी बसें होती हैं उसमें, और इसको कोशिश करना, तब डबल डेकर चलता था, कोशिश करना कि डबल डेकर में ऊपर वाली सीट में बैठे और वहाँ से शहर को देख सके, शहर को जान सके ये, और वैसे लोगों के बीच फिर खुद से टिकट ले, खुद से ये करे, ये सारी चीज़ें। तो ये था उनके अंदर, और उनका कहना था कि बच्चों के अंदर ये बात पैदा होनी चाहिए कि लोग कैसे होते हैं और लोग किस अवस्था में जीते हैं, कैसे जीते हैं, इसका एहसास तो होना ही चाहिए हमारे अंदर। हमारे बीच बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समृद्ध और संपन्न होने पर इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं, और उनका एक रिश्ता उनके नौकर के साथ, उनके सहयोगी के साथ जैसा होता है हम सभी जानते हैं, इस पर अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो जो बात किताब वाली आई वो ये थी कि देहांत के बाद कई प्रकाशकों ने मुझसे कहा कि आप उनके करीबी थे, आप उन पर किताब लिखिए, उन पर बात कीजिए। तो मैंने खोजना शुरू किया तो मुझे करीब 10-12 इंटरव्यूज़ इनके मिल गए जो इसमें हैं। कुछ एक पत्र मिल गए, कुछ बातें मिल गई, वो चिट्ठी मिली जो भेजी थी उन्होंने, तो वो सारा सब संकलित किया तो एक किताब मेरी बनी, और ई बुक के तौर पर मैंने, लेकिन 1 साल के बाद, उस समय तुरंत नहीं निकाला मैंने, क्योंकि मेरे मन में कहीं से ये भाव नहीं था कि इसका इस्तेमाल कर लिया जाए, किसी के जाने का, किसी मौके का फ़ायदा उठाया जाए। 1 साल के बाद वो किताब आई, फिर मुझे लगा कि ये किताब अधूरी सी है। तो फिर बाद में जो दूसरे लोग इसमें लिखते हैं, 37 ऐसे लोगों को पकड़ा मैंने जो उनके क्लासमेट रहे हैं, जो उनके बचपन के दोस्त रहे, जो उनके टीचर रहे, जो कलाकार रहे, तो ऐसे सारे लोगों को पकड़ के मैंने उनसे बातचीत की। और फिर कल भी मैं कह रहा था कि अगर पूरी किताब अगर आप पढ़ लें ढंग से तो
इरफान के सारे पहलुओं को आप जान जाते हैं। तो लेकिन बावजूद इसके अभी भी बहुत कुछ किताब में नहीं है और इरफान पर मेरा काम अभी जारी है। मैं इसी हो बात सकता पे है आ दूसरी या तीसरी किताब भी आए। क्या बात जी, है। जी। मैं उसी बात पे ही आ रही थी कि ऐसा कोई संस्मरण जो आपने इस किताब में नहीं लिखा है, तो वो कुछ आप बताना चाहेंगे या हमें वेट करना होगा दूसरी किताब के लिए? नहीं, किताब तो जब आएगी पता नहीं, किताब में वो संस्मरण में लिखूंगा भी कि नहीं लिखूंगा। किताब अलग ढंग से तैयार कर रहा हूँ मैं। जी। और संस्मरणों में सभी को ही जानते हैं कि ये तो मालूम ही है कि जयपुर के रहने वाले थे, टोंक इलाका है वहाँ के रहने वाले थे और एक मुस्लिम परिवेश में रहने वाले जो हम सभी जानते हैं एक घेटो बन जाता है और एक संकीर्ण समाज होता है जहाँ मुस्लिम दलित ऐसे लोग रहते हैं और उनका इंटरेक्शन बाहरी समाज से जब होता है तब उनके जाले साफ होने शुरू होते हैं धीरे धीरे। इरफान भी वैसे ही परिवार में थे और मम्मी इनकी ऑर्थोडॉक्स काफ़ी रही हैं। परिवार में मुस्लिम जो आचरण होते हैं वो सारे चीज़ें चलती थी। लेकिन इरफान निकले वहाँ से और फिर कैसे थिएटर का शौक़ था उनको, तो थिएटर करते थे। थिएटर में जैसे गांव कस्बे के थिएटर होते हैं शुरू के दिनों में, जो एनएसडी में तो बाद में गए हैं, या जो प्रॉपर थिएटर होता है जो यहाँ कई लोग जानते हैं वो भी नहीं करते थे। वो जैसे राजेश खन्ना के गाने गाते थे वो, हाँ, उनके स्टाइल में, मिथुन चक्रवर्ती के स्टाइल में डांस करते थे। तो ये सारी चीज़ें स्टेज पर करते थे वो। फिर उनके पिता चाहते थे कि बेटा बेरोज़गार मेरा ना रहे, उसको ढंग का कुछ हुनर आ जाए उसके अंदर, तो उनको इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग दिलवा दी। तो इलेक्ट्रिशियन भी थे वो और एसी ठीक कर सकते थे और तमाम चीज़ें कर सकते थे। और उस ज़माने में ट्रेनिंग के सिलसिले में वो मुंबई आए थे, तो उन्होंने एक घर में, एक फिल्म स्टार के घर में जाके एसी ठीक किया था उनका। बाद में उन्हें पता चला कि ये राजेश खन्ना का घर है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। तो राजेश खन्ना के घर का एसी ठीक किया था उन्होंने। तो इस ढंग से सारी चीज़ें मतलब उनके ज़िंदगी में। फिर वो टायर की जो रिटेयरिंग होती है ना, उसका भी काम जानते थे वो भी किया था उन्होंने। तो ये सारे काम, और जब पिताजी का देहांत हो गया उनके पास और उन पर जिम्मेदारियां आ गई, परिवार के सबसे बड़े बच्चे थे परिवार के, बहन इनसे बड़ी थी, उसके बाद ये थे, तो इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, और जिम्मेदारी थी तो जिम्मेदारी निभानी थी। तब इनके कई दोस्तों ने, इनके गुरु ने इनके भाइयों को समझाया कि इसे निकलने दो तुम लोग यहाँ से, ये निकलेगा तो तुम लोगों की भी स्थिति सुधर जाएगी। और इनके छोटे भाई ने इस बात को समझा और फिर छोटे भाई ने कहा कि हाँ भैया आप जाओ, आपको जो करना है आप कीजिए। और फिर वहाँ से कैसे एनएसडी की तैयारी की, फिर एनएसडी गया है, एनएसडी, और शुरू से इनके दिमाग में क्लियर था कि मुझे फिल्मों में एक्टिंग करनी है। हाँ, निकले ही थे घर से कि मुझे फिल्मों में जाना है फाइनली, और आए। संघर्ष हुआ, लंबा संघर्ष हुआ, लंबा, और फाइनली हम जो देख रहे हैं आज इरफान ने जो हासिल किया वो बहुत कम लोगों को हो पाया। मिलता है, बिल्कुल। वैसे उनकी पहली फिल्म का नाम भी हासिल था। हासिल, हाँ। अच्छा अच्छा। जी, क्या बात है। इसी बीच अब हम आते हैं आपके जो मेन, आप फिल्म समीक्षक हैं बतौर, तो आपको क्या लगता है कि जो आजकल फिल्में सफल होती हैं, तो फिल्मों की सफलता का पैमाना क्या सिर्फ बॉक्स ऑफिस है, लाइक उसका कलेक्शन, या कि लोगों की भावनाएं, या लोग, उस पे आप कुछ बताएंगे? नहीं देखिए, अब फिल्में देखने का, हमारा, मैं फिल्म समीक्षक हूँ, मेरा काम दूसरा है। जी। कई सारे फिल्म समीक्षक हैं, उनकी रुचियाँ, उनके मानदंड, वे कैसे जांचते परखते हैं, सबके अलग अलग हैं। और फिल्म समीक्षा बहुत ही सब्जेक्टिव काम होता है। मेरी पसंद आपकी पसंद से अलग हो सकती है। कोई फिल्म मुझे ज़्यादा पसंद आ सकती है, आपको कम पसंद आ सकती है, न पसंद नहीं भी आ सकती है। तो ये अलग अलग धारणाएं होती हैं। जो सवाल आपका है कि फिल्म अच्छी किसको माना जाए, जिसने अच्छा बिजनेस किया उसको अच्छा माना जाए, या जो फिल्म लोगों के दिलों में गई, टच किया उनको, उस फिल्म को अच्छा माना जाए। और अभी क्या हो गया है कि हम जिस उपभोक्ता समाज में रह रहे हैं ना, इस उपभोक्ता समाज में पैसों की कदर बहुत ज़्यादा हो गई है। आप अपने गांव समाज में भी देखते होंगे, अपने परिवार में भी देखते होंगे, परिवार का जो सदस्य सबसे ज़्यादा कमाता है ना, परिवार में उसकी इज्जत सबसे ज़्यादा होती है।
और परिवार में अगर एक बिजनेसमैन या आईटी सेक्टर में कोई गया है और ज़्यादा बड़ा पैकेज लेके आ रहा है, और परिवार में कोई टीचर बन गया है, कोई साहित्यकार बन गया है, तो टीचर और साहित्यकार से ज़्यादा इज्जत आईटी वाले की होगी, या जो सीधी सी बात है पैसा जाए। तो वही फिल्मों में भी होता है। फिल्में जो ज़्यादा बिजनेस कर लेती हैं उनको लगता है, सभी को लगता है कि ज़्यादा बिजनेस की मतलब ज़्यादा लोगों ने देखा, ज़्यादा लोगों ने देखा तो सबको पसंद आ रही है, सबको पसंद आ रही तो ज़रूर अच्छी फिल्म होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भीड़ की एक अलग मानसिकता होती है, और ये जो भीड़ होती है जो फिल्मों को 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ अब तो 1000 करोड़ तक फिल्में चली जाती हैं, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। फिल्में अच्छे, जैसे गुरुदत्त अपने ज़माने में बिल्कुल फ्लॉप डायरेक्टर थे, आज हम गुरुदत्त को याद करते हैं। बिमल राय की एक मधुमती सबसे ज़्यादा चली थी, लेकिन उनकी दूसरी फिल्में नहीं चली थी। लेकिन आज बिमल राय पायोनियर फिल्म मेकर माने जाते हैं। उस ज़माने के जो लोग बड़े फिल्म मेकर थे, जिनकी फिल्में खूब चली थी, कलेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था, उन फिल्मों को लोग अब याद भी नहीं करते हैं। आपको नहीं याद होगा, या बहुत कम लोगों ने शायद वो फिल्म देखी हो। किस्मत नाम की एक फिल्म थी, दुर्गा जी को याद होगा, ये द्वारका जी को, कि 4 साल एक ही थिएटर में चलती रही थी वो। हालांकि उसका रिकॉर्ड अभी इसने दिलवाले दुल्हनिया ने तोड़ दिया है। शोले ने भी कुछ। जी। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। मेरा मानना है कि फिल्म वही ज़्यादा अच्छी होती है, बेहतरीन होती है, जो समय के साथ आपके करीब आती जाती है। जो रिलीज़ के समय आपको बहुत ऊंचा दिखाई पड़ रही है, सब कुछ हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि 2 साल के बाद उसको लोग जान पाएँ, पढ़ पाएँ। आपको नहीं याद होगा, मैं पूछूं कि क्या गजनी की कहानी याद है आपको, तो शायद कुछ एक लोगों को हो सकता है याद हो, लेकिन गजनी पहली 100 करोड़ी फिल्म थी। हाँ, सबसे पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। लेकिन गजनी नहीं याद है। आमिर खान के बायोग्राफी में जाएगा या उनकी फिल्मोग्राफी में गजनी का नाम आ जाएगा, लेकिन इस तरह से नहीं होता है। अभी इसी साल जितनी फिल्में आई हैं, अभी 12th फेल एक फिल्म आई है, अगर आप लोगों ने देखी हो, ना देखी हो तो ज़रूर देख लें, मैं आग्रह करूँगा। तो 12वीं फेल जो फिल्म है वो जवान, पठान और गदर से बहुत बेहतर फिल्म है, क्योंकि आपके दिल को टच करती है। आपके आसपास की फिल्में, एक कमज़ोर लड़का जो 12वीं में फेल कर गया है, वो कैसे अपनी मेहनत से, दोस्तों की मेहनत से, दोस्तों के सहयोग से 12वीं पास, मतलब IPS ऑफिसर बनता है और फिर सारी सफलताएं, कामयाबी हासिल करता है। तो इस तरीके की फिल्में ज़्यादा टच करती हैं आपको। आनंद बहुत ज़्यादा आज भी पसंद आती है, चुपके आपको पसंद आती है। इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं जो, लेकिन ये इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने जाए ना, तो शायद उतना शोले जैसा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं है इन सब का। शोले इंटरेस्टिंग मनोरंजक फिल्म है, लेकिन बड़ी फिल्म है ये कहने में थोड़ा संकोच होगा। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं इसी के मतलब जैसे आपने बोला कि अभी 12th फेल, उसी के संदर्भ में भी कि शुरू से हमारा सिनेमा 2 भागों में बटा हुआ है, एक कॉमर्शियल और एक गंभीर मुद्दों में। तो आपको क्या लगता है कि अभी ये गंभीर मुद्दों वाली जो फिल्में हैं, इन सब की अभी स्थिति क्या है, या लोग उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो आगे चलेंगी, बननी चाहिए? इन पे आप प्रकाश डालिए, कॉमर्शियल फिल्म और गंभीर मुद्दों वाली। नहीं, अगर हिंदी फिल्मों का इतिहास देखें तो शुरू से ही जो आपने कहा विभाजन रेखा एक रही है, लेकिन अब वो विभाजन रेखा खत्म हो चुकी है। अब ऐसी कोई विभाजक रेखा नहीं है। अब आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा का ऐसा फ़र्क नहीं है। आर्ट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा, समांतर सिनेमा जो चला है, पूरा ट्रेडिशन, इतिहास है हिंदी फिल्मों का, तो जिसमें श्याम बेनेगल, गोविंद निलानी जैसे मेकर रहे हैं। मिडिल सिनेमा भी रहा है, जिसमें ऋषिकेश मुखर्जी रहे हैं, गुलजार रहे हैं, बासु चटर्जी हैं, बासु भट्टाचार्य हैं, ऐसे निर्देशक रहे हैं। फिर कमर्शियल मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, ऐसे तमाम लोग रहे हैं। अब आकर के ये भेद लगभग खत्म हो चुका है। जो आर्ट सिनेमा था आजकल इंडी सिनेमा के नाम से जाना जाता है। इंडी मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जो आके फिल्में बना रहे हैं, जो कमर्शियल सेटअप में फिल्में नहीं बनाते हैं, वैसे लोग जो फिल्में बना रहे हैं वो इंडी सिनेमा है। 12th फेल इंडी सिनेमा नहीं है, आर्ट सिनेमा भी नहीं है। 12th फेल का डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा हैं, और विधु विनोद चोपड़ा वही हैं जिन्होंने परिंदे बनाई है, जिन्होंने 1942 या लव स्टोरी बनाई है और मिशन कश्मीर बनाई है। उन्होंने शिफ्ट किया है और थोड़ा सा एक छोटी फिल्म और सार्थक फिल्म बनाने की कोशिश की है।
ऐसे बहुत सारे यंग फिल्म मेकर आते हैं जो कैसे भी धन जुटाते हैं, कम बजट में थोड़े कम लोकप्रिय या अनजान लोगों को लेके फिल्में बनाते हैं, लेकिन उनका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कमर्शियल सेटअप की फिल्में होती हैं तो वो आप पकड़ लेते, आप तो प्रिडिक्ट करने लगते हो ना, फिल्म देखते हुए आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि अब इसके बाद ये होगा, और वही होता है। जी कमर्शियल सिनेमा की एक सबसे बड़ी खूबी है कि दर्शक के मन में जो है वही पर्दे पर चल रहा होता है, या पर्दे पर जो चल रहा होता है वो दर्शकों के मन में आना शुरू हो जाता है। जबकि आर्ट सिनेमा या इस तरह का कंटेंट वाला फिल्म देखेंगे तो आपको अंदाज़ा ही नहीं रहता कि कैरेक्टर किधर जाएगा, क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मेरा मानना है कि जो फिल्म आपको इनलाइटन करे वो फिल्म ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा समय तक आपके साथ रहती है। बाकी मुझे पर्सनली कमर्शियल सिनेमा से कोई नफ़रत नहीं है और ना मैं उनको घृणा करता हूँ, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वैसे ही सिनेमा के दम पर आगे बढ़ता रहा है और चल रहा है। अगर जवान चलती है, पठान चलती है, गदर चलती है तो इंडस्ट्री में पैसे आते हैं, पैसे आते हैं तो फिर सब कुछ चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि मनोज वाजपेयी जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, इरफान जी और पंकज त्रिपाठी जी, इन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद में आज एक मुकाम हासिल किया है। शायद वो पहले थिएटर आर्टिस्ट रहे, फिर वो आके फिल्म इंडस्ट्री पे आए। तो आपको क्या लगता है कि आज के जो युवा कलाकार जो अभी आ रहे हैं, क्या वो भी अपने संघर्ष को लेके इतने धैर्यवान हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी जो नई पीढ़ी आ रही है वो इतने धैर्य के साथ काम कर रही है। एक जल्दबाजी तो सब जगह पूरे समाज में आ गई है। हर आदमी जल्दी से जल्दी अमीर होना चाहता है, जल्दी से जल्दी मशहूर होना चाहता है, ये सब चलता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सवाल आपका है उसके दो संदर्भ हैं। एक संदर्भ ये है कि जो थिएटर आर्टिस्ट फिल्मों में आते हैं उनको एक लंबा वक्त लगता है खुद को स्थापित करने में। उसके पीछे कई सारे, अभी दोपहर में मैं आ रहा था तो बात कर रहा था और इन चीज़ों को बता रहा था। मेरा एक अपना अध्ययन भी चल रहा है और मैं काम करता रहता हूँ उस पर, और मेरी स्टडी के अनुसार ये है कि जे सारे नाम आपने लिए वो फिर से वही कह रहा हूँ कि हिंदी बेल्ट के लोग हैं, और हिंदी बेल्ट की एक पुरानी परंपरा है, एक पुराना सिनेमा को हेय दृष्टि से देखना अब जाके थोड़ा बदला है। नहीं तो मेरी उम्र या 50 की उम्र से जो लोग होंगे उनको याद होगा कि उनके घर में अनुमति नहीं दी जाती थी फिल्म देखने की। अब तो आप अपने बच्चों को लेके जाती हैं फिल्म देखने के लिए। हमारे पिता ने कभी हमें लेके सिनेमा में नहीं दिखाया है, बल्कि सिनेमा देखने के लिए मार भी खाई है मैंने। हाँ, तो ये बहुत सारे परिवारों के साथ ऐसा हुआ होगा, बहुत सारे लोगों की इंडिविजुअल कहानी होगी। तो उसमें होता क्या कि जैसे ही आपका परिवार का बच्चा, अब आप इतनी एक्सपोज हैं, बावजूद इसका आपकी बेटी 18-16 की होते ही कि मम्मी मुझे एक्टर बनना है, तो आप सबसे पहला काम करोगे कि उसके उस सपने को तोड़ दो, चूर कर दो, और फिर किस्से कहानियाँ सुनाओगे आप कि देखो उसके साथ क्या हुआ, देखो कितनी ख़राब जगह है वो, देखो क्या होता है। तो इस तरह के किस्से बना करके आप उसका दिल तोड़ दोगे, उसकी हिम्मत तोड़ दोगे, और फिर उसको जाने नहीं दोगे। बावजूद इसका वो बगावत करके अगर जाती है, लड़के जाती है, झगड़ के जाती है आपको, तो फिर आपको कहने रहोगे कि वही ग्रेजुएशन कर लो, पढ़ाई कर लो, देख लो शादी हो जाए तुम्हारी, ये सारी चीज़ें। तो इन झंझटों में आप उसको 5 साल और रोक दोगे। तब तक क्या हुआ, एक्टर बनने की उम्र उसकी निकल गई। अब वो 25-30 की हो चुकी है। अब 25-30 के एक्टर को लॉन्चिंग नहीं मिलती है, वो मेन लीड बनकर नहीं आ सकता। मेन लीड की उम्र वही 18 से 22 साल की होती है, और ज़्यादातर इंडस्ट्री के बच्चे होते हैं जिनको मालूम है इसका खेल, तो वो अपने इंडस्ट्री के बच्चों को लॉन्च करते हैं, उनको ले आते हैं। जो भी हीरो लॉन्च हुए हैं, आप उनकी उम्र देख लीजिए, 20-21 साल में लॉन्च हो जाते हैं वो। और एक बार अगर आप लॉन्च हो गए, फिर तो आप 57 साल के भी उम्र में भी हीरो बन सकते हैं। हाँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉन्च होने की उम्र वही है। और हमारे हिंदी बेल्ट से जो लोग जाते हैं वो जाने ही में 30-32 के हो जाते हैं, तब तक वो कैरेक्टर एक्टर की उम्र में आ जाते हैं। फिर वो चाचा बनते हैं, विलेन बनते हैं, साइड रोल में रहते हैं। तो ये सारे सभी के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन उसी में जो संघर्ष करते हैं, जो ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, उनमें से ही जो 4 नाम लिए आपने, वैसा हो पाता है उनके साथ, जो लीड रोल में आ जाते हैं। बाकी बहुत सारे लोग
सहयोगी भूमिकाओं में ही खप जाते हैं। जी। फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? लाइक यदि कोई लीड रोल वाली महिला यदि नायिका लीड रोल में है तो क्या उसकी जो ऑडियंस होती है वो सिर्फ एक विशेष ऑडियंस ही होती है, तो उनको कितनी मेहनत करनी होती है, या उनके फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग फिल्में देखते हैं लगातार तो हमें बहुत कंफ्यूज भी रखा गया है कि ये विमेन ओरिएंटेड फिल्म है, ये महिलाओं वाली फिल्म है। आप बतौर दर्शक जब भी एक बेगडेल टेस्ट होता है, जो एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने इसको डेवलप किया था। उन्होंने किसी फिल्म को महिला प्रधान है कि नहीं है ये जांचने का एक तरीका होता है। आम जीवन में भी आप महिला हैं, आप स्वतंत्र सोचती हैं कि नहीं, इसके लिए भी इस फार्मूले को अपना सकती हैं कि आप कितनी इंडिपेंडेंट हैं। जी। फिल्म देखते हुए आप इस बात को गौर कीजिए कि जो महिला किरदार है उसकी वजह से कहानी आगे बढ़ रही है क्या, या वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल में बगल में खड़े होके ऐसे ऐसे उंगली उठाने के लिए हैं। क्या उसने कोई ऐसा फैसला लिया जिससे फिल्म की कहानी बदल गई? जी। अगर बदलती है तब वो महिला प्रधान होने जा रही है, अन्यथा वो नाच गाना करेगी और बहुत बराबर पैरेलल रोल भी होगा, लेकिन वो महिला प्रधान फिल्म नहीं होगी। दूसरा, फिल्म के किरदारों में से दो महिलाएं जब आपस में मिलती हैं तो वो क्या बातें करती हैं। अगर वो किसी पुरुष के बारे में बातें कर रही हैं तब वो फिल्म महिला प्रधान नहीं है। अच्छा। अगर वो अपने बारे में बातें कर रही हैं, और ये आम जीवन में भी अगर आप दो महिलाएं मिल रही हैं और एक दूसरे के पति के बारे में बातें कर रही हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। जी। आप जब मिले आपस की बात करें ना, अपने सपनों की बात करें। अगर तब भी आपको ये चिंता रहती है कि ससुर जी को खाना देना है और पति के जीवन में ऐसा चल रहा है, मुझे उनका कैरियर संभालना है, फिर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे कभी भी, भले ही आप जितनी मुखर हों समाज में। तो और फिल्मों को जांचने का भी यही तरीका है, वो महिला प्रधान है कि नहीं है। तो इसलिए दो महिलाएं मिलती हैं तो क्या किसी तीसरे पुरुष की बात कर रही हैं वो, या आपस की एक दूसरे की बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से महिला प्रधान। रही बात जो फिल्मों में महिलाओं की स्थिति, वो बहुत बदल गई है अभी। पहले पर्दे पर जो लड़कियां दिखाई पड़ती हैं वो तो सबको दिख जाती हैं, पर्दे के पीछे जो एक्टिव रहते हैं लोग, टेक्नीशियंस जो हुए, कैमरा पर्सन हुए, एडिटर हुए, लाइटमैन हुए, मेकअप हुए, ये सारी चीज़ें, तो वो लोगों में लड़कियों की तादाद बढ़ गई है। अब आप किसी भी फिल्म के सेट पे जाएं तो 50% 60% लड़कियां दिखाई पड़ती हैं जी। और ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। और वो सारा टफ काम कर रही हैं जो काम पुरुष किया करते थे। स्टंट डायरेक्टर भी हो गई हैं, स्टंट पर्सन भी हैं। वो कैमरा हैंड हेल्ड कैमरा जो होता है, जो पूरे बदन पे लेके चलना पड़ता है, जिसका वज़न लगभग 25 से 30 किलो होता है, वो पूरे अपनी छाती पे ले करके और फिर वो मूव शूट करती हैं। तो ये सारा काम वो कर रही हैं, तो काफ़ी बदल गया है। और पैसों की डिस्पैरिटी है अभी भी। अगर शाहरुख खान को जो पैसा मिल रहा है वो दीपिका को नहीं मिलता है, ये सबको जानते हैं। लेकिन अब दीपिका को जो पैसा मिलता है वो मीना कुमारी और धर्मेंद्र की बात करें तो वैसा नहीं था। मीना कुमारी को बहुत कम मिलता था, धर्मेंद्र को ज़्यादा मिलता था। तो इस तरीके से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब हम लगभग अपने कार्यक्रम के दूसरे सत्र की ओर आ रहे हैं, तो अब ये ऑडियंस से हम सवाल लेंगे, हमारे श्रोताओं से। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक एक करके आप अपने सवाल लें, और सवाल जितने छोटे होंगे, जितने क्रिस्प होंगे, उतना ही हम अजय जी को ज़्यादा सुन पाएंगे। जी सर। किधर था? अच्छा सर। कुछ पुरानी बात, वी शांताराम, मनोज कुमार और देवानंद, 3 लोगों का जिक्र मैं कर रहा हूँ। अपने ज़माने में उन्होंने बड़ी शानदार फिल्में बनाई, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव में ये लोगों का दिमाग खिसक क्यों गया? नहीं, शायद सर वो
ये बहुत ही बायोलॉजिकल चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं खिसक जाते हैं थोड़ा सा अपने जीवन में भी, और ये तो लोग बेकर होता क्या, खिसकना नहीं कहेंगे उसको, उनकी गाड़ी छूट जाती है, वो ट्रैक से उतर जाते हैं। आज इनकी बात नहीं, मैं जेपी दत्ता की बात करूं, राजकुमार संतोषी की बात करूं, ये सारे फिल्म मेकर हम पसंद करते रहे हैं, लेकिन नए लड़के इनके साथ काम ही नहीं करना चाह रहे हैं अब। और फिर इनकी फिल्म मेकिंग आज से 25 साल पहले की थी। मनोज कुमार जिस उम्र में आकर के गिरे या जो भी हुआ, उस ज़माने में अगर उपकार बनाएंगे तो नहीं चलेगी। उपकार का अपना एक समय था, तो समय के साथ न बदलने की वजह से ऐसा होता है, मुख्य कारण यही होता है। और बाकी आप मेकर के तौर पर आप देखें तो मैं तो श्याम बेनेगल की दाद दूंगा कि 89 साल की उम्र में उन्होंने मुझे फिल्म डायरेक्ट की है। शायद देश के सबसे अधिक उम्र दराज डायरेक्टर हैं वो। 89 साल की उम्र में लोग चलना फिरना भूल जाते हैं, वो फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं जी। जी हेलो। ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है उसमें विभिन्न प्रकार की अभी रियलिस्टिक कहानियाँ जैसे आ रही हैं, तो आप क्या मानते हैं कि वो समाज में एक विकृति पैदा करी है, कलाकारों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन के उभरी है? देखिए, ओटीटी को लेके बहुत सारे विवाद हैं और उसको लेके बहसें चलती रहती है कि वहाँ गाली गलौज है, सेक्स है, वायलेंस है, अपराध कथाएं चल रही हैं वहाँ पर, ये सब कुछ है। मेरी अपनी पर्सनल राय है, और जिसको लेकर के हो सकता है आप असहमत हो, कि मेरा मानना है कि सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। और वो जो अभी स्थिति दिख रही है वो बिल्कुल एक आज़ादी, जैसे बच्चे घर से निकल के जब कॉलेज में जाते हैं और तमाम बंधनों से छूटते हैं तो खूब फिल्में देखते हैं, खूब रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, लड़कियों से दोस्ती करते हैं, लड़कों से दोस्ती होती है उनकी बंधन से छूटने के बाद। लगभग वही स्टेज है ओटीटी। सिनेमा से जो सेंसरशिप से छूटा है ना, तो उसको तमाम चीज़ें मिल रही हैं करने के लिए, देखने के लिए। और ये बाढ़ में जैसे सब कुछ आता है, खरपतवार, जंगल, घास सब आ रहा है, लेकिन जब बाढ़ थम जाएगी ना तो यही ज़मीन बहुत उपजाऊ हो जाएगी। मेरा मानना है ओटीटी 4-5 साल, और ओटीटी जो वैरायटी दे रहा है वो सिनेमा नहीं दे सकता था। सिनेमा का अपना लिमिटेशन है, 2 घंटे 3 घंटे में एक बात कहनी है आपको। ओटीटी 10 एपिसोड में कह रहा है, वो 1-1 घंटे के एपिसोड होते हैं कई बार, तो 10 घंटों में जो बात कही जा रही है, कैरेक्टर का जो कैरेक्टराइजेशन है वो एक उसको लंबा विस्तार मिलता है, डायरेक्टर राइटर अपनी बात कह पाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आई हैं। मतलब हमारी निगाह वहाँ टिक जाती है जो खराब चल रहा है, हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो अच्छा चल रहा है वहाँ पर। अच्छा चलने का अगर कहूँ तो मैं टीनेजर्स की कहानियाँ वहाँ आ रही हैं, ऐसी लड़कियों की कहानियाँ हमने देखी हैं जो छोटे शहरों से निकल के बड़े शहरों में गई हैं, इंडिपेंडेंट अकेली लड़कियाँ हैं, कैसे मिल करके आगे बढ़ रही हैं, ये सारी कहानियाँ भी आ रही हैं वहाँ पे। हाँ, पंचायत जैसा सीरीज़ भी आ रहा है, गुल्लक जैसा सीरीज़ भी आ रहा है, तो धाड़ जैसा सीरीज़ आया जहाँ पे अभी कुछ लोगों ने देखा हो, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हमारी निगाह मिर्ज़ापुर पे और या कैसे 1-2 पे टिक जाती है, और हम उसके आधार पर मैं आलोचना में ज़्यादा यकीन नहीं करता। मुझे लगता है कि छोड़ दो, उनको करने दो जो करना है कुछ दिन। और दूसरा, कई लोग कहते हैं परिवार के साथ नहीं देख सकते, तो मैं ये कहता हूँ कि सीरीज़ वाले ने थोड़ी कहा था कि आप परिवार के साथ देखें। आपका परिवार में अनुशासन नहीं है, बच्चों को आपने इतना ट्रेन नहीं किया है कि उन्हें क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, तो ये समस्या आएगी। क्योंकि वहाँ उम्र लिखी रहती है कि 15 साल, 18 साल, 11 साल सीरीज़ में लिखा रहता है। तो अगर लिखा हुआ है 15 साल, तो आप 15 साल से छोटे बच्चे को क्यों अलाउ कर रहे हैं देखने के लिए? तो यह आपकी जिम्मेदारी है ना। अभी जब बच्चे 2 साल की उम्र से मोबाइल हाथ में, माता पिता बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ख़ुद को फ्री रखने के लिए मोबाइल थमा दो, वीडियो गेम चालू कर दो, कुछ भी गाना लगा दो, बच्चे देख रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे पेरेंट्स को भी जानता हूँ अपने परिवारों में
दोस्तों के परिवारों में, जिन्होंने बच्चों को इस तरीके से पाला है कि बच्चों को मालूम है कि मुझे सिर्फ आधे घंटे के लिए फ़ोन मिलने वाला है, और आधे घंटे में मुझे, और वो भी तय किया जाता है कि तुम्हें क्या प्रोग्राम देखना है, क्या देखना चाहिए। तो अगर आप उसके साथ, लेकिन उनका समय जाता है किस चीज़ में, तो बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, वो बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, बच्चों को खेल सिखाते हैं, 2 घंटे देते हैं वो अपना, बच्चों की जिज्ञासाओं के जवाब देते हैं। नहीं मालूम होता है तो गूगल सर्च करके देते हैं। क्या हम आप तमाम लोग ऐसी मेहनत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे तो आवारा होंगे ही, फिर वो पोर्न भी देखेंगे, अभी तो सीरीज़ देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें चलती। हमें खुद को अनुशासित करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जी सर, इरफान जी की एक फिल्म आई थी मकबूल, विशुद्ध रूप से उसमें उनका खलनायक का रोल था, परंतु फिल्म ख़त्म होने के बाद भी हम लोग उनसे नफ़रत नहीं कर पाते हैं उस फिल्म को देखने के बाद। तो एक सफल कलाकार के लिए फिल्म मेकर का प्रस्तुतिकरण चेंज हो जाता है या फिर ये ऐसा ही था? लोग कहते हैं कि वो ओथेलो से प्रेरित फिल्म थी, जो शायद 1600 में लिखी गई, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ओथेलो से प्रेरित थी। तो क्या सफल कलाकार के लिए ऐसा कुछ प्रस्तुत किया जाता है क्या? मकबूल की बात कर रहे हैं आप? जी जी, वो मैकबेथ से थी। तो वो उनकी शुरू की जो 3-4 फिल्में रही हैं जिससे वो पहचान में आए, उनमें से एक है। ये डायरेक्टर की सोच भी होती है और एक्टर की अपनी खूबी होती है कि वो कैरेक्टर को कैसे परफॉर्म कर रहा है, और उस परफॉर्मेंस से ही वो बात निकल के आती है कि वो विलेन भी आपको प्यारा लगने लगता है, उससे नफ़रत नहीं होती है, क्योंकि आप उसके बेसिक खेल कैरेक्टराइजेशन का है कि कैसे उसको दिखाया गया है, वो किन स्थितियों में वैसे फैसले ले रहा है। अगर उन स्थितियों को आप समझना शुरू कर देते हैं तो आपको एक सहानुभूति भी होती है उससे, उसके जो गलत काम कर रहा है या उससे गलत काम हो रहा है, उस गलत काम का एक जस्टिफिकेशन आपको मिलता चला जाता है, इसलिए वो प्यारा लगने लगता है, मुझे ऐसा लगता है। और इरफान की ये खूबी रही है कि वे अपने हर किरदार में को निभाते समय बिल्कुल अलग अंदाज में पेश आते थे। ये लोग रिपीट नहीं करते एक दूसरे को, अपने ही कैरेक्टर। अब आज के तारीख में मनोज बाजपेयी को देखिए, एक फिल्म करते हैं, दूसरी फिल्म करते हैं, तीसरे, आदमी तो वही है, आवाज़ वही है, चेहरा वही है, लेकिन आपको अभी सिर्फ एक ही बंदा काफ़ी आपने देखी होगी, उसमें बंदे को देखिए आप, साफ लगता है कि, और लोग जिन्होंने जो पीसी सोलंकी से मिले हुए हैं, जो असल वकील से, वो कहते हैं कि ये ऐसा ही था, ये वो खुद भी ऐसा ही था। जबकि मनोज से हमने पूछा तो उन्होंने कहा सिर्फ एक बार मैं शूटिंग के पहले मिलने गया था उनसे, सिर्फ एक बार मिला और ऑब्जर्वेशन हुआ और पकड़ लिया हमने। जी, या अलीगढ़ देखिए उनका, अगर देखी हो तो, बिल्कुल कैसे एक अलग गे किरदार में है वो, किस तरीके से। अभी उनकी एक जोरम फिल्म आने वाली है, आप जोरम, बहुत ही शानदार। तो इरफान के साथ भी यही बातें थे। इरफान ने पीकू देख लीजिए, वहाँ बिल्कुल अलग। मैं इरफान के बारे में एक बात जो इसमें नहीं है कहीं वो बताऊँ मैं, कि जूही चतुर्वेदी से हमारी बात हुई थी जिन्होंने पीकू लिखी है। तो जूही चतुर्वेदी ने कहा, और ये बात बहुत मज़ेदार है, कि अमिताभ बच्चन अपने किरदारों पर बहुत ध्यान देते हैं, बहुत रिहर्सल करते हैं, वो सहयोगी कलाकारों के साथ रिहर्सल करते हैं काफ़ी वो, और सचमुच में तभी इतनी ऊंचाई तक पहुँचे कि आज तक वो ऐसी मेहनत करते हैं। तो इरफान के साथ जब उनका शूट चलता था, और इरफान क्या करते हैं, मैं हमेशा हैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ, तो वो डायलॉग को, संवादों को बोलते नहीं, आँखों से, एक्सप्रेशन से बता दिया। तो जूही ने पूछा कि तुमने तो डायलॉग लिखा हुआ, तो तुमने बोला क्यों नहीं? कहा तुम्हें जो बात चाहिए थी वो तो कह दी ना मैंने, वो एक्सप्रेस तो कर दी मैंने, ऑडियंस भी समझ गया, लेकिन अमिताभ बच्चन को दिक्कत हो गई कि उनको क्यों नहीं मिला। नाटकों का जैसे मैं ये बोलूँगा तब वो बोलेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता था, तो वो भटक जाते थे कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि वो संवाद बीच में आया ही नहीं, तब वो अपनी लाइनें भूल गए या कुछ होने लगा। तो बाद में उन्होंने इरफान से कहा भी कि यार ये आप कैसे कर लेते हैं। इरफान ने कहा था मुझसे, उन्होंने आके कहा कि आप कैसे कर लेते हैं ये। तो इरफान ने कहा अगर बहकना होता तो मैं, अमिताभ बच्चन मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे कर लेते हैं, तो मेरे बहकने के लिए काफ़ी था, मैं तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं जानता था कि चलो जो चीज़ें हैं। तो ये सब इरफान बहुत सारे कलाकारों की ये खूबी है कि
आजकल, और ये लोग जो थिएटर से आए हुए हैं ना, वो एक्सप्रेशन से खेलना जानते हैं। और कैमरे के सामने हम लोग नहीं जानते हम कैमरा कैसे एक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो आपका हल्का जेस्चर, जैसे सिर्फ ऐसे उंगली उठी, इस चीज़ को एक ख़ास सीन में सिर्फ हाथ पर अगर कैमरा है आपका, तो एक हल्का जेस्चर आपके एक्सप्रेशन को बता सकता है। चेहरा ना भी दिखे, उंगलियों से बात हो गई, गले से बात हो गई, पैरों से बात हो जाती है। हाँ, इरफान, ये मनोज को देखा होगा आपने, अगर गुलमोहर देखा हो आपने, गुलमोहर एक सीरीज आई थी, जिस ढंग से वो सिटकिनी बंद करते हैं ना, तो जो नर्वसनेस है किरदार का ना, वो वहाँ दिखाई पड़ रहा है। कितना वो नाराज है, कितना चिढ़ा हुआ है, सिर्फ सिटकिनी। हम लोग भी करते हैं, आप जब गुस्से में दरवाज़ा बंद करती हैं तो दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं हो रहा होता है। नॉर्मल डेज में जितने एक बार लगा, सिटकिनी लगा तो बंद हो जाएगा, वो पता नहीं क्या, वो भी आपका नाराज़गी से दुखी हो जाता है, क्यों झटके से बंद किया। तो ऐसा ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत लोग बारीकी से। जैसे अजय देवगन आँखों से अभिनय करते हैं। अजय देवगन की एक बात जो मैं हमेशा देखता हूँ फिल्मों में, हर फिल्म में उनकी एक चाल दिखाई जाती है। अगर आप गौर करें, हर फिल्म में वो 10-15 फीट चलते हैं वो, और उनका जो चलने का अंदाज है ना, वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को। लोग मार्क नहीं करते क्यों अच्छा लग रहा है वो। हम लोग आपस में नहीं चलते हैं। आप अभी जो आलिया भट्ट वाली फिल्म थी, उसमें देखिए कितने लंबे वॉक दिखाए हैं उनके। तो इन लोगों के वॉक, डायरेक्टर जानता है इन चीज़ों को, उसका इस्तेमाल करता है वो। जी सॉरी, मैं भाग गया, कहीं और चला गया मैं। मैं फिर से आग्रह करूंगा, महिलाओं की तरफ से कोई सवाल आए। हाँ, 2 सवाल तो महिलाओं की तरफ से, महिलाओं के बारे में आपने पूछा। महिला के बारे में एक सवाल मैं पूछता हूँ। जी अच्छा, जी जी अजय जी जी एक तो आज की शाम बड़ी अच्छी रही जी। और आपने शायद 4 दशक से भी ज़्यादा मुंबई में बिताए हैं, फिर भी आप में वो देसीपन है जो गांव का होता है, और इसीलिए शायद आपने इरफान साहब से आपकी दोस्ती हुई और आपने उन पर एक किताब भी अपने अनुभव से हमें दी, और तो बहुत ही सहज और एक आत्मीय संवाद आपने से हुआ। इसके लिए मैं प्रश्न से हटके अपना आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी चीज़, जैसे मैं साहित्य का आदमी हूँ, लेकिन मैं साहित्य में देखता हूँ कि जो समीक्षा या आलोचना ना कह के अपन समालोचना करें, तो वो अपना दायित्व नहीं निभा पा रही है, क्योंकि एक प्रायोजित चर्चाओं से जो चीज़ें चल रही हैं और एक जो साहित्य के मूल्यों को सृजन करने वाली जो कृतियां हैं, उनमें अब बहुत बड़ा अंतर आता जा रहा है। और क्या सिनेमा में भी ऐसा हो पा रहा है? क्या कोई असहायता आपको घेरती है कि आप उसको जो संस्कार दर्शकों को देना चाहिए एक समालोचक की, उससे वहाँ कहीं कहीं आप असहाय से होते हैं, या आपको संतुष्टि है इस बात को लेके? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे मुझे कुछ भी नहीं होता है जी। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं रहा। मैं नौकरी करता था तब भी दबाव नहीं था, अब तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ और ज़्यादा मुखर हो गया हूँ मैं, और सभी की बजाता हूँ आजकल कहने में। तो मुझे पहले भी नौकरी में था तब भी नहीं था, और बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग मैंने अपने मालिकों से रखी थी कि जब तक फिल्म नहीं आएगी तब तक फिल्म के बारे में वो सारी बातें लिखूंगा जो उस फिल्म का कलाकार या निर्माता या निर्देशक बोल रहा है। अगर वो कह रहा है कि ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म हमने बना दी है, तो मैं लिख दूंगा कि फलां कह रहे हैं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म उन्होंने बनाई है। लेकिन जब रिव्यू लिखूंगा मैं, तब मेरी बात होगी और मेरी समझदारी की बात होगी। वहाँ मेरे पूर्वाग्रह हो सकते हैं, मेरी परवरिश, मेरी शिक्षा दीक्षा, मेरी सोच समझ, उसके हिसाब से चीज़ों को देखना शुरू करूँगा। समीक्षकों में भी फ़र्क होता है। मैं आज ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा दुख भी है और ऐसे भी है। आजकल अंग्रेजी की समीक्षा ज़्यादा देखी पढ़ी और समझी जाती है, हिंदी की समीक्षाएं कम देखी जाती हैं। हम लोग जो गांव से निकले, कस्बे में आए, कस्बे से शहर में आए, हमारे पास एक्सपीरियंस का एक लंबी सफ़र है। हम यात्रा करके आए हैं, तमाम अनुभवों से हो करके आए हैं। शहरों के जो समीक्षक हैं, जो विदेशी फिल्में देख करके बड़े हुए हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली में रहे हैं हमेशा, जो
जिनका एक्सपोजर दुनिया का नहीं है, वो फिल्मों को अलग तरीके से देखते हैं, हम फिल्मों को अलग तरीके से देखते हैं। हमारे लिए सामाजिक मूल्य, सामाजिक संदर्भ, राजनीतिक संदर्भ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए सिनेमा का क्राफ्ट, वो सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। फिर अंग्रेजी के समीक्षक इस बात पर ज़्यादा गौर करते हैं कि ये किस विदेशी फिल्म की नकल है। हिंदी का समीक्षक कभी भी नकल की परवाह नहीं करता। मैं तो शुरू से कहता हूँ कि भाई होगा, पिज़्ज़ा आया, आप भी पिज़्ज़ा घर में बनाती होंगी बच्चों के लिए, आपका पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट वाले पिज़्ज़ा जैसा नहीं होता है, लेकिन माँ के हाथ का बनाया हुआ पिज़्ज़ा तो अच्छा ही होता है ना, बच्चों को अच्छा लगता है। तो अब कहाँ से प्रेरणा? मकबूल जैसे है, मकबूल भी तो मैकबेथ से निकल के आई, लेकिन मकबूल इंडिपेंडेंट फिल्म के तौर पर आपको अच्छी लगती है। अब कोई जोड़ता रहे, दिखाता रहे तो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ उसी पर टिक जाए तो आप फिर आनंद नहीं ले पाएंगे। तो ये सारा फर्क है। और फिर हिंदी अखबारों में ये दुर्भाग्य की बात है, अब ये स्थिति बन गई है कि हिंदी की अखबार भी अंग्रेजी समीक्षकों की बातों को उल्था करके छापते हैं, अनुवाद छापते हैं, हिंदी के मौलिक लेखकों की बातें वे नहीं छापते हैं। ये एक नई स्थिति पैदा हुई है जो अच्छी नहीं है। जी, हाँ जी सर नमस्कार। अभी जो आपने नकल की बात की, मेरा भी रिलेटेड इसी से था क्वेश्चन कि अभी जितनी भी फिल्में हमारी बन रही हैं ये लगातार साउथ से नकल करके ही बन रही हैं, तो नए लेखकों को मौका नहीं मिल रहा है या फिर उनको एक मंच प्रदान नहीं किया जा रहा? मतलब आप इस बारे में क्या राय रखें? नहीं, आपका जो ये सवाल है वो वास्तव में धारणा वाला सवाल है, और ये प्रचार किया गया है कि साउथ से रीमेक बन रही है सारी। ऐसा नहीं है। साउथ से जितनी रीमेक बनती है उतनी ही रीमेक साउथ में भी बनती है हिंदी फिल्मों की, जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो और ऐसा भी नहीं है कि साउथ की फिल्मों का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। साउथ में जो फिल्में हिट हुई हैं, चाहे वो पुष्पा हो या KGF हो, ये सब फिल्में अमिताभ बच्चन 25 साल पहले बना के जा चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं सारी फिल्में। वो बहुत पीछे हैं हमसे अभी हिंदी फिल्मों से। तो ऐसा नहीं है, हिंदी फिल्मों में भी कंटेंट है, नए लेखक भी आ रहे हैं, काफ़ी सारे नए लेखक आ गए हैं जो काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम हो रहा है। कुछ एक फिल्में, वो जितेंद्र के समय में बहुत सारी साउथ की फिल्में, जितेंद्र तो साउथ फिल्मों के स्टार ही माने जाते थे। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा है। तो इस धारणा से निकलने की ज़रूरत है। और मैंने तो एक बार हफ्ता डिटेल आर्टिकल लिखा था इसके बारे में, वीडियो भी बनाया था, और मैंने तब बताया था, 1 साल पहले की बात है, कि 125 फिल्में हिंदी में बनी थी, जिसमें से लगभग 8 फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया था। साउथ में सब लैंग्वेज मिला के लगभग 300 फिल्में बनी थी। उन 300 फिल्मों से आप कितनी फिल्मों के नाम जानते हैं पिछले 5 साल में जिसको आप कह रहे हैं कि श्रेष्ठ फिल्म है? वो भी 10 से ज़्यादा नहीं है। तो 300 में 10 ज़्यादा हुआ कि 100 में 10 ज़्यादा हुआ? प्रचार ऐसा कर दिया गया है, और एक पूरी लॉबी चली पिछले दिनों जिसमें बताया गया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है, वैसी है, वैसी है, ये तमाम बातें की गई। अब जा कर के वो थोड़ा कम हुआ है। उसके पीछे कौन लोग थे उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, अभी मामला पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन ये सारा हुआ है। अब जा कर के स्थितियाँ ठीक हो रही हैं और हिंदी फिल्में भी चल रही हैं। अब जवान, पठान, ये सब तो चली, अभी जो डंकी चलने वाली है, अभी एनिमल चलने वाली है, सैम बहादुर अच्छी लग रही है, वो हो सकता है लोगों को वो भी चल जाए। विकी कौशल कमाल कर रहे हैं अभी नए एक्टर्स में, तो ये सारा कमाल हो रहा है सर जी। अजय जी, हीन भावना में ना रहें जी। फिर भी ये है कि हिंदी या भारतीय सिनेमा किसी उसमें फंस के नहीं रह गया है। जैसे हम ईरानी सिनेमा को देखते हैं तो एक बड़ा डिफरेंस दिखता है, चाहे वो स्क्रिप्ट के मामले में हो या पूरे फिल्मांकन के मामले में हो। तो कहीं एक अवधारणात्मक रूप से हिंदी सिनेमा एक फंसा नहीं गया है, ऐसा आपको लगता है क्या? कि उससे बार बार सिवाय कुछ दूसरे ही उसने के मापदंड हो गए और वो एक तरह से एक अपने ही गुम्फन में फंस गया है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तमाम तरह के परिवर्तनों के बावजूद भी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उछाल आना चाहिए। आप मेरी बात सुन लें जी। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि वो फिल्में आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं या आप उन फिल्मों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो ईरान टाइप की सिनेमा हिंदी में बन रहा है।
और बहुत सारा बन रहा है। और फिर मैं वही दोबारा दोहराऊंगा कि ईरान की कितनी ऐसी फिल्मों को जानते हैं आप? मैंने अब्बास साहब की बहुत सारी फिल्में देखी हैं। 50 देखी होंगी। उतनी तो भी नहीं देखी, हाँ, लेकिन तो फिर भी उसने हमारे टेस्ट मैं को बदला। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं एक सिंपल बात कह रहा हूँ। मैं आपकी बात सुन लिया, ऐसे बात करेंगे तो फिर बात नहीं कर पाएंगे। जी। हाँ, मैं एक लाइन बोलूँगा फिर आप एक लाइन बोलेंगे, तो ऐसे तो प्राइवेट बात हो सकती है, ऐसी बात नहीं हो सकती। तो मेरा ये कहना है कि हिंदी फिल्में भी और भारतीय फिल्में भी काफ़ी बन रही हैं, हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। पूरा देश का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसा है, कमर्शियल फिल्मों की वजह से ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वो फिल्में रायपुर या बरेली नहीं पहुंच पाती हैं। मैं पूछूंगा अगर आपसे, आपने 12 फेल देखी क्या? नहीं देखी। 3 हफ्ते से चल रही है फिल्म, आप देखेंगे ही नहीं तो कैसे बनेगी फिल्म? नहीं, मैं देखने के लिए ही तो आतुर हूँ, लेकिन 3 हफ्ता गया ना सर। नहीं, लेकिन हमको ऐसा, मैं समय सब हर को देख के थोड़ी जाया कर सकता हूँ सर। लेकिन मुझे ईरानी फिल्मों के बाद मेरा जो स्वाद बदला था, जो मेरे मापदंड बदले थे फिल्म को देखने के लिए, वो मेरे लिए व्यवधान जैसे बन गए हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई है, मैं बीच बीच में फिल्में छोड़ के आना पड़ा मुझे कई बार, है ना। तो ये मेरे साथ एक हो सकता है, ये व्यक्तिगत हो। सर कई किताबें, ओपन साहित्य भी आप शुरू करते हैं ना, 10-20 बार बंद कर देते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसके बाद भी एक, अगर मुझे, मैं सुन ली, बात हो गई सर, दूसरों को सवाल पूछनी थी ना। आ गए क्योंकि जैसा सर का आग्रह था, अगर कुछ सवाल महिलाओं की तरफ से हों तो हम वो लेना चाहेंगे और उसके बाद फिर हम अपने समय सीमा की ओर पहुंच चुके हैं। हेलो। हाँ, ये अजय जी, मैं एक सवाल फिल्म संगीत के बारे में मैं पूछना चाह रहा था। जब से आप करीब 4 दशक से कर रहे हैं, तब से और अब में कितना फ़र्क आ गया है? पहले जैसे जो कुछ संदेश होते थे गीतों में, क्या वैसे गीतकार अब नहीं आ पा रहे हैं ज़्यादातर जगह पे? क्या कारण हो सकता है? सर अगेन मैं वही बात कहूँगा, अभी राजशेखर को आप सुनिए, राजशेखर के लिखे गीत, अभी एनिमल फिल्म आ रही है, उसमें बाप बेटे के रिश्ते को लेकर के जो गीत लिखा है उसने, हाँ। या उसके पहले एक फिल्म आई थी मीनाक्षी सुंदरेश्वर की, उसमें जो गीत लिखा था उसने, इरशाद कामिल को सुनिए आप। तो गीत कम लिखे जा रहे होंगे, उस समय भी कम ही लिखे जा रहे थे। मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूँ, अगर आप कहें कि स्वर्ण युग था, उसमें बहुत सारी फिल्में बनती थी, मैं फिल्मों की संख्या अगर पूछूंगा तो आप 5 फिल्म से ज़्यादा का नाम नहीं बता पाएंगे। तो अभी वही स्थिति है। 2023 में भी 3 फिल्में ऐसी आ जाएंगी जो अगले 20 साल तक याद की जाएंगी। तो रेशियो वही रहता है। समाज में हमेशा उतने ही गुंडे होते हैं जितने शुरू में रहे थे। राइट सर, आपने कहा था महिलाओं की तरफ से एक प्रश्न। ये दबाव नहीं है, मतलब नहीं, दबाव बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि बतौर समीक्षक क्या आप तटस्थ रह पाते हैं जब आप किसी कलाकार को या किसी फिल्म से जुड़े रहते हैं? तो कितने तटस्थ रह पाते हैं, कितना आप जजमेंटल नहीं हो पाते इसमें? नहीं, फिल्म से तो नहीं जुड़ा रहता मैं, मेरा फिल्म के मेकिंग से कोई मतलब नहीं है। रिव्यूज से? रिव्यूज में मैं तटस्थ नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष भी नहीं हूँ। और अगर कोई ऐसा आपको भ्रम दे रहा है कि वो तटस्थ है और निष्पक्ष है, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि निष्पक्ष कोई नहीं होता है, हर व्यक्ति का एक पक्ष होता है, हर व्यक्ति की एक समझदारी होती है, हर व्यक्ति की अपनी परवरिश, शिक्षा, समझदारी, उससे उसकी राजनीतिक सोच, उसकी सामाजिक सोच से उसका पक्ष बनता है। उसी पक्ष को वो फिल्म में देख रहा होता है। अगर उस तरीके से उसमें जब फिल्म देखते हैं या फिर ऐसे भी किसी भी सामाजिक मुद्दे पर जब हम सोचते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि क्या यह फिल्म उन दर्शकों का ख्याल रख पा रही है, या जो प्रमाइस था उसका, जो फिल्म ने बताया। फिल्मों को देखते समय अगर आप ये चीज़ मार्क करें तो ज़्यादा फिल्म का आनंद लेंगे पाएंगी कभी भविष्य में भी। फिल्म शुरू होने के 15 से 20 मिनट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने रख देती है कि फिल्म में क्या होने वाला है। अगर आपने 15-20 मिनट में उस कॉन्फ्लिक्ट को पकड़ लिया, तब तो आप फिल्म में जुड़ेंगे और फिल्म में देखना चाहेंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट को निर्देशक कैसे सॉल्व करता है, या चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे कैसी भी कहानी हो। उसके बाद ये निर्देशक की क्षमता, लेखक की क्षमता है कि वो कैसे आपको उलझा के
फंसा के अपने साथ रखता है और फिर कहानी को आगे ले जाता है, और कैसे भेद खोलते खोलते, या प्रेम ही हो रहा है तो वहाँ तक पहुँचने में उसको क्या टाइम लगता है। हम बतौर समीक्षक इसी चीज़ को देखने परखने की कोशिश करते हैं। हमारी अपनी लिमिटेशन है, हमारी अपनी सीमाएं हैं जिसके आधार पर हम चीज़ों को परखते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि हमने जो कह दी बात वही 100% सत्य है। आपकी समझ मुझसे बेहतर हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर फिल्म को लेकर के। हम में आप में फ़र्क ये है कि आप किसी एक फिल्म को देख करके उद्वेलित हो जाएंगी, भावावेशित हो जाएंगी, उसके बारे में बात करना चाहेंगी। हमें हर हफ्ते 4 फिल्में देखनी होती हैं, तो हम वैसे भावावेश में नहीं रह सकते। मैं तो कहता हूँ बहुत निर्मम हो जाते हैं हम लोग। फिल्म देख करके रुलाई नहीं आती है हमको, और न बहुत हंसी आती है। तो जिन कॉमेडी फिल्मों में लोग हंस रहे होते हैं वहाँ भी हम चुप बैठे रहते हैं। जिन फिल्मों को देख के लोग रो रहे होते हैं वहाँ भी हम रुमाल नहीं निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं इम्यून हो जाते हैं। जैसे एक डॉक्टर, आपके घर में किसी का देहांत हो, आपकी जो भावना उसके साथ होगी, डॉक्टर के लिए वो एक मरीज है, सांस रुक गई, कार्डियक फेल हो गया, बस मामला ख़त्म। तो हम लोग भी फिल्मों के साथ लगभग, और हम समझ रहे होते हैं। जैसे मैं तो पहले कभी उदाहरण देता था कि महिलाओं के साथ, गर्भवती आप हैं, पहली बार हुई हैं, आपको इधर दर्द हो रहा है, उधर परेशानी हो रही है, आप डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर को हजारों महिलाओं को देख चुका है, वो उसको मालूम है कि क्यों हो रहा है ये। आपकी सारी परेशानी को मुस्कुरा के टाल देता है, कहता है हाँ ठीक है मैं ये टैबलेट ले जाइएगा, आपको सुलझाने के लिए बता। ऐसी फिल्मों को देख के जब हम निकलते हैं ना, और निर्माता सामने खड़ा मिल जाता है, तो हम उसको ऐसे ही हाथ पकड़ लेते हैं, और शोक संवेदना में बोलते नहीं हैं, हाथ पकड़ कर कहते हैं भैया अब जो होना था हो गया, अब क्या कर सकते हैं। और ये भी सच है कि हम कभी घर से ये सोच के नहीं निकलते कि आज एक बुरी फिल्म देखेंगे और उसकी बुरी समीक्षा करेंगे या उसकी हत्या करेंगे। हम भी आप सबकी तरह एक बेहतरीन फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन कई बार बहुत कठोर अनुभव होता है, बहुत ही मुश्किल का। और फिर एक समीक्षक की पीड़ा को आप कभी नहीं समझ पाते हैं। जो 3 घंटे की बुरी फिल्म देख करके हम निकलते हैं, उसके बाद रिक्शे वाले से झगड़ा हो जाता है हमारा, पता नहीं चलता क्यों हुआ। हाँ, घर आते हैं, अगर उस दिन खाना थोड़ा भी अच्छा नहीं बना हुआ है तो बेटी से झगड़ा हो जाता है। हाँ, उसको कि तुमको, आपको लगता है कि ये गुस्सा वहाँ नहीं निकाल सके, आप गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ जैसे ख़राब खाने से फूड पॉइजनिंग होती है ना, तो वैसे ख़राब फिल्मों से मूड पॉइजनिंग होती है। जी, मुझे लगता है कि इस शानदार नोट्स के साथ अब हम कार्यक्रम की अपने अंतिम कड़ी में पहुंच चुके हैं। बहुत ही सुंदर और सार्थक संवाद यहाँ पर लेखक और मॉडरेटर के बीच में हो रहा था। फिल्म वाकई एक ऐसी चीज़ है जो कहा भी जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, और यही साहित्य एक तरीके से फिल्मों के रूप में हमारे सामने आता है। हालांकि आपके मित्र तिग्मांशु धूलिया ने गैंग्स ऑफ वसेपुर में भी इस फिल्म के बारे में कुछ कहा है, अपने सुपुत्र को कुछ कहते हुए, तो बहुत सुंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस बातचीत से हम सब वैचारिक रूप से बहुत समृद्ध हुए हैं, और हमें भी ये इनसाइड स्टोरीज जानने को मिली है। अभी भी एक प्रश्न है, रायपुर के एक पत्रकार मित्र ने मुझे कहा था, मैं इंतज़ार कर रहा था अगर सवाल कम होते तो वो पूछता, लेकिन मैं अब इसे कार्यक्रम के बाद पूछूंगा। उन्होंने पूछने की चेष्टा जाहिर की थी कि ये 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, ये जो बात होती है ये सच में रियल होती है क्या? मतलब ये नंबर्स पहुँचते हैं कि कैसे पहुँचते, इस तरीके के उनके प्रश्न थे। क्योंकि आजकल एक बल्क बुकिंग होती है और एक कॉर्पोरेट बुकिंग होती है, और तमाम ऐसी बुकिंग होती है। वैसे में आप कई बार सुनेंगे कि हम गए थे सिनेमा घर तो खाली था, और बुक माई शो बता रहा था कि सारे टिकट बिक गए हैं। तो ऐसा होता है, टिकट खरीद लिए जाते हैं, और ये पहले भी चल रहा था, टिकट खरीद के फाड़ के फेंक दिए जाते थे, और उसके बाद आंकड़ा बता दिया जाता था। जो बड़ी फिल्में इस बीच 1000 करोड़ पहुंची हैं, उनके बारे में ऐसा संदेह है कि ऐसा किया गया है। तो ये सब तो चलता रहे, ये बिजनेस का अंदरूनी खेल है। और ट्रेड पंडित जो लोग हैं, जो आंकड़े बताते हैं, उनको मैनिपुलेट तो किया जाता है। जी, तो इस तरीके से मैंने भी धीरे से अपना सवाल अपने मित्र का पूछ लिया। वाकई में मित्र का ही सवाल था, मेरा नहीं है। आप लोग अन्यथा ना ले कि वही ये नियम खुद बनाते और खुद तोड़ते हैं। श्री सीमेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रभा खेतान फाउंडेशन, अभिकल फाउंडेशन, एहसास वुमन बिलासपुर, नई दुनिया बिलासपुर के
संयुक्त प्रयास से कलम बिलासपुर का यह बहुत ही सुंदर सत्र अजय ब्रह्मात्मज जी के साथ बातचीत डॉक्टर गरिमा तिवारी ने किया और ये बहुत ही खूबसूरत चर्चा हमेशा जहन में रहे। इसके लिए हम अपने अतिथि लेखक को एक छोटा सा भेंट देना चाहते हैं, उनके जहन में हमेशा ये रहे। आदरणीय वासनिक जी हमारे बीच में है, मैं आग्रह करता हूँ कि सर आप आएँ और जयपुर से आया हुआ एक छोटा सा पपेट भेंट के स्वरूप में हम अपने मेहमान लेखक श्री अजय ब्रह्मात्मज जी को देना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि यह भेंट आप उन्हें प्रेषित करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। वक्त आभार व्यक्त करने का है। इतनी सुंदर चर्चा के लिए अगर आभार व्यक्त करना है तो सिर्फ दो ही लोग उसके लिए दो लोगों के प्रति वो आभार व्यक्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम अजय ब्रह्मात्मज जी, आप यहाँ पर के जो सबसे युवा साथी लोग दिख रहे हैं जिनके थोड़े थोड़े बाल सफ़ेद या थोड़े थोड़े सिर में बाल कम हैं, मैं उन सभी युवा साथियों के जमात में आपको देखते हुए कह रहा हूँ कि इस पड़ाव में आप जिस लेवल पे सक्रिय हैं ये वाकई बहुत ज़्यादा प्रेरक है। कलम की आज हम आते हुए चर्चा कर रहे थे, लगभग ये 10वीं श्रृंखला हो गई, आज 10वें शहर में आप आ चुके हैं कलम को लेकर, कलम के प्रोग्राम में अपनी किताब के साथ बातचीत करते हुए। और मैं सर से आगे आने वाले हफ्ते का उनका स्केड्यूल पूछ रहा था, तो मैं अगले 2-3 दिन तक के कार्यक्रमों के बारे में उनसे पूछ रहा था, दिल्ली में और कहीं कहीं आयोजित हो रही है। उन्होंने मुझे अगले 1 महीने तक का अपना स्केड्यूल बता दिया कि इस तरीके से वो व्यस्त हैं। लगातार सक्रियता और हमारा यह आग्रह जिसमें आपको रायपुर, बिलासपुर और इन दोनों शहरों पे आना हुआ, हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारे ये आग्रह स्वीकार किया और आप हमारे बीच में और इतने इत्मीनान से, इतनी साफगोई के साथ में आपने जो बातचीत की है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत प्रेरक है और हम सभी को इससे बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। डॉक्टर गरिमा तिवारी, आपके प्रति हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। गरिमा हमेशा ये कहती हैं कि ये बातचीत की जिम्मेदारी उन्हें ना मिले, वो चाहती हैं कि वो जिम्मेदारी किसी और को दी जाए, लेकिन हमें लगता है कि ये जिम्मेदारी आप निभाएं तो हमारे लिए बहुत बखूबी और बहुत ही सुंदर यह अवसर है। और आपके भी सवाल वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो बतौर पाठक हमारे जहन में उठ सकते हैं और एक दर्शक के रूप में जो हमारे स्वाभाविक प्रश्न होते हैं, तो उसे आपने लेखक के उन बातों को बहुत सही तरीके से छेड़ा। आप दोनों के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या होता अगर सिर्फ गौरव गिरजा शुक्ला या अभिकल्प के सदस्य और हमारे लेखक और सूत्रधार इस हॉल के अंदर बैठे होते और आपस में 3 लोग बात कर रहे होते? प्रोग्राम की सफलता का पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है। एक बार मैं चाहूँगा आप लोग तालियां बजाएं बिलासपुर शहर के लिए। इतने सुधी पाठक, इतने सुंदर रचनात्मक लोग हर एक क्षेत्र में, और हालांकि हमेशा मैं जब भी आता हूँ तो इस धरती को इसीलिए प्रणाम करता हूँ, इसीलिए नमन करता हूँ कि ये इतनी उर्वर भूमि है जो लगातार सक्रिय है। हम ठीक है, हम रायपुर शहर में रहते हैं, वहाँ राजधानी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्वाभाविक रूप से राजधानी होने की वजह से उसे प्रिविलेज मिलता है, लेकिन बिलासपुर अपने आप में बड़ा गढ़ है, बड़े रचनात्मक लोगों का एक स्थल है और लगातार तमाम एक पुराने लोग भी और नई पौध भी लगातार इसमें आ रही है। हम आप लोगों के प्रति भी बहुत अपना आभार व्यक्त करते हैं और आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप सब ने अपना महत्वपूर्ण समय वीकडेज़ में यहाँ पर निकाल के रखा है। अजय जी वैसे भारत देश का सपूत पूरे देश का हो जाता है, तो वो इस बात पे मुझे लगता है कि बहुत फिलॉसफी पे बिलीव नहीं करते कि बिहार का जिक्र हो, छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश की बात हो। लेकिन 2 दिन पूर्व छठी मैया की पूजा पाठ हो रही थी जिसका बहुत महत्व है बिहार में, यूपी में, और आज आंवला नवमी का बहुत पावन त्यौहार है जिसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये त्योहारों का मिलन, लोगों का मिलन और शहर में दूसरे शहर से आना और बातचीत करना, और जब सिनेमा की बात हो तो भारत देश का एक जगह में मिलन के रूप में हम इसे देखते हैं। हम दिल से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने महत्वपूर्ण समय निकाल कर आप हमारे बीच में आए और पुनः आप सभी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बजा सकते हैं आप लोग ताली। और जैसा कि मैंने कहा कि अब किताब की प्रतियां आप लोगों के लिए रखी हुई हैं। सांस भरेगा लंबी तो तू चैन मुफ्त में पाएगा, घर आने से डर जाने को बनाने
मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं। आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाऊं।